हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं का हिंदी का जो चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखें, और इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को अगर आप लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में कहीं से भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे या कहीं से भी सब्जेक्टिव पूछे तो उसे आप लोग 100% बना सकेंगे। इसीलिए चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस क्लास को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 3, भारत से हम क्या सीखे। इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ हम आपको बताने वाले हैं, और साथ में पढ़ाते वक्त ऑब्जेक्टिव जहां से बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। और अभी तक अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा इस प्रकार का। और आप लोग ये ब्लू कलर की लिंक, अगर लड़के हैं तो ये वाला और लड़की हैं तो ये वाला चैनल को आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको नोट्स लेना है चैप्टर बाय चैप्टर, अगर आपको नोट्स चाहिए सभी विषयों का, तो आज क्लास का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे नोट्स मिलता है मात्र आपको 499 रुपए में। ठीक है, अगर नोट्स लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत से हम क्या सीखे। और पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय आता है, जिसमें लेखक के जीवनी के बारे में रहता है, और यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग अगर बुक है तो खोल लीजिए, एकदम सेम टू सेम आपको मिलेगा। अगर नहीं है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। अब यहीं से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, एक लाइन पढ़े और यहां से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका पूरा नाम क्या है, मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हुआ, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मूलर है। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहां पे हुआ। तो मैक्स मूलर का जन्म कहां पे हुआ, जर्मनी में। ये आपको याद रखना है, मैक्स, ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहां पे हुआ, जर्मनी में। और जर्मनी, ये भी क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ। तो जर्मनी के किस शहर में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में या नगर में हुआ था। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। तो मैक्स मूलर का बाबू जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। आगे देखिए, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या है। तो विल्हेल्म मूलर, आपको नाम याद रखना है। देख लीजिए कैसे लिखा है, विल्हेल्म मूलर। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आता है मैक्स मूलर कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, यानी वो मृत्यु हो गया, उनके पिताजी के मर गए। तो आपको याद रखना है 4 वर्ष हो गए। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता का मृत्यु हो गया। ठीक है, पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। पिताजी के मरने के बाद, यानी जो पिताजी हैं वही कमा के घर चला रहे थे, उनका मृत्यु हो गया। इसके बाद घर की जो स्थिति है वो दयनीय हो गई, यानी पैसा वैसा नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, इनके मतलब जो कमाने वाले हैं बेचारे वही मर गए, तो फिर घर में पैसे वैसे की तंगी हो गई। लेकिन मैक्स मूलर का जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा दीक्षा है, वो बाधित नहीं हुआ। मैक्स मूलर पढ़ते रहे। ठीक है, बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। लैटिन में कविताएं लिखने भी लगे थे। वो बचपन से ही ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। निपुण का मतलब ज्ञानी हो गए, उसके जानकार हो गए, और साथ में लैटिन कविताएं भी वो लिखने लगे। तो इतना अभी हम आपको पढ़ाई, इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन पूछ देगा भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है बाबू, किसने लिखा है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने लिखा है। मैक्स मूलर का जन्म कहां पे हुआ, जर्मनी देश में। जर्मनी के किस शहर में हुआ, डेसाउ शहर में। ठीक है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मूलर कितने साल के थे तो उनका पिताजी का देहांत हो गया, 4 वर्षों के। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या है, विल्हेल्म मूलर। ये बोर्ड एग्जाम में ये सब आता है। और
मैक्स मुलर के जब पिताजी मरे तो उनके परिवार की दयनीय स्थिति हो गई और उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं छूटी, वो पढ़ते रहे, तब इतना कामयाब हुए। आज पूरा विश्व के लोग मैक्स मुलर को जान रहे हैं और आप लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ाई जो है ना सबसे बड़ी पूंजी है, इसीलिए पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। आज की समाज में बाबू पढ़ाई ही सब चीज है, तो आपको पढ़ाई में कंजूसी नहीं करना चाहिए और किसी बहाना करके बच्चे छोड़ देते हैं, आज क्लास नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाई ही बाबू सब चीज है, अगर पढ़िएगा तो आपको सब लोग जानेगा। आगे देखिए, 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। अब यहां पे लिखा गया है कि 18 वर्ष की उम्र में, यानी जब मैक्स मुलर 18 साल के हुए तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में, यानी ये जर्मनी में होगा लिपजिंग विश्वविद्यालय, यहां से उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया। संस्कृत बाबू अपने भारत देश का भाषा था और ये कहां पे थे? जर्मनी देश में थे और उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू कब किया? 18 वर्ष की उम्र में। तो यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्स मुलर कितने साल के थे तो उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया, तो आपको याद है 18 वर्ष के। मैक्स मुलर 18 साल के थे तो उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया। यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया, तो मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया। ठीक है, ये आपको याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आता है। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित कराया। अब देखिए हितोपदेश क्या है बाबू? ग्रंथ है। ठीक है, अब ये संस्कृत में था। मैक्स मुलर क्या थे? संस्कृत पढ़ के संस्कृत का विद्वान हो गए। अब ये संस्कृत भाषा में पढ़े और जर्मन, ये जर्मनी के थे तो वहां पे जर्मन भाषा चलता है, तो जर्मन लोगों के लिए क्या किए? संस्कृत में पढ़ के जर्मन भाषा में लिख दिए और इसका प्रकाशन करवाया। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो आपको याद है मैक्स मुलर। और क्यों कराए? तो जर्मन भाषा में इसीलिए कराए क्योंकि वहां के जो जर्मन पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो संस्कृत पढ़ने आएगा नहीं, तो ये संस्कृत के विद्वान थे। अब ये संस्कृत में पढ़ के जर्मन भाषा में लिख दिए, अनुवाद कर दिए। अब जर्मन भाषा में लिखा गया तो कोई भी जर्मन का व्यक्ति पढ़ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर ने। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषदों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और उन्होंने कंठ और केन, ये भी महत्वपूर्ण उपनिषद है, ये भी संस्कृत में था, इसको भी जर्मन भाषा में अनुवाद कराया। मेघदूत बाबू आपको याद रखना, ये कालिदास की किताब थी। ठीक है ना, ये किसकी थी? कालिदास की ये जो किताब थी मेघदूत, इसका भी जर्मन भाषा में पदानुवाद कराया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद आपको याद रखना है मैक्स मुलर ने कराया। फिर बोर्ड एग्जाम में आता है कि मेघदूत जो पुस्तक है ये किसकी किताब है? मेघदूत। तो आपको याद नहीं, ये कालिदास की किताब है मेघदूत, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। जो मैक्स मुलर थे ना, ये विदेशी आदमी थे और संस्कृत भाषा पढ़ के संस्कृत में विद्वान हो गए थे। तो जो स्वामी विवेकानंद है ना, वो बोले थे इन्हें वेदांतियों का वेदांती, यानी वेदों को जानने वाले। ठीक है, वेदों को जानने वाले, क्योंकि वो संस्कृत भाषा पढ़े थे और वेद के बारे में पूरा पढ़ के जानकारी ले लिए, तो वो बोले थे, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो बोले थे वेदांतियों का वेदांती। अब यहां पे बोर्ड एग्जाम में आता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी दयानंद ने। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स पूछता है कि स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहे थे। तो ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उनका भारत के प्रति अनुराग जाहिर है, उनके प्रकांड पंडित यहाँ पे पंडित्य से प्रभावित होकर समाग्री विक्टोरिया ने 1868 में उन्होंने ओपन प्रसाद के में ऋग्वेद तथा संस्कृत तथा यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर यहाँ पे व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने नाइट की उपाधि प्रदान की, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। तुच्छ का मतलब एकदम छोटा लगा और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब उस समय महारानी विक्टोरिया जो थी, आपको याद है भारत में कलकत्ता में जाइएगा तो एक विक्टोरिया पार्क आपको मिलेगा, तो महारानी विक्टोरिया 1868 में इनको बुलाई और बोली कि संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलना कीजिए।
ठीक है, यानी संस्कृत भाषा में क्या है, यूरोपियन भाषा में क्या है, ठीक है, वो यूरोप के थी और ये मतलब ये संस्कृत, तो इनको दोनों भाषा आता था, तो ये तुलना किए। और महारानी जो विक्टोरिया थी, इनकी मतलब तुलना से इतना प्रभावित हुई कि जो महारानी विक्टोरिया हैं वो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि देती हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था, तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था, तो महारानी विक्टोरिया ने। लेकिन मैक्स मुलर ने नाइट की उपाधि नहीं लिया। अब आपको याद है मैक्स मुलर ने नाइट की उपाधि नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि तुच्छ लगा। तुच्छ यानी छोटा सा, बोले कि ये मेरी गरिमा का नहीं, बहुत ही छोटा उपाधि है, तो इसे मैं नहीं लूंगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर 1900 में निधन हो गया। फिर क्या हुआ, जो भारत के प्रति बहुत इनका प्रेम था, संस्कृत के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था, वेद के प्रति ये आस्था रखते थे, और इनका मृत्यु हो गया 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है, इनका मृत्यु कब हो गया, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। अब चलते हैं, ये तो लेखक के बारे में था, अब इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत आलेख, ठीक है ना, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पे संबोधित भाषण में श्रृंखला की एक कड़ी है। यानी ये जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, उस समय क्या था बाबू, 1800 ईस्वी में भारत जो देश था ये अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेज जो थे ना वो पूरा भारत लोगों पे क्या करते थे, शासन करते थे। और जो लोग वो ये जो अंग्रेज थे वो भी क्या करते थे, अधिकारी घोषित करते थे भारत के लिए। तो भारत मतलब परीक्षा होता था उस टाइम और नया नया अधिकारी चुने जाते थे। तो एक वक्त क्या हुआ कि कुछ युवा अंग्रेज अधिकारी बने, यानी पढ़ लिख के पास किए परीक्षा और युवा अंग्रेज अधिकारी बने, यानी जो अंग्रेज थे ना वो अधिकारी बनते थे, लोगों को मतलब मेन मेन आदमी बनते थे और उसके नीचे सिपाही रहते थे, ये जो ऑर्डर देते थे तो सब सिपाही करते थे। तो कुछ युवा अधिकारी, जैसे अभी के वजह में अभी के समय में IAS IPS होते हैं ना, उस समय युवा अधिकारी हुआ करते थे, पढ़ लिख के पास होते थे, लेकिन वो सब लोग अंग्रेज थे। युवा अधिकारी जब पास हुए तो उनको बैठा के, अब कुछ पास होता है लोग तो उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, सामने बैठा के कुछ भाषण होता है। तो उस समय जो युवा अंग्रेज जो थे, जो पढ़ लिख के पास हुए थे, इस भारत देश पे शासन करने जा रहे थे, अधिकार जमाने जा रहे थे, तो उनको ये भाषण दिए थे, सामने बैठा के मैक्स मुलर को बुलाया गया था भाषण देने के लिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखें बाबू, ये क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है ये क्या है, तो आपको याद रखना मैक्स मुलर का भाषण है, क्योंकि ये भाषण दिए थे और भाषण को लिखने वाले अभी व्यक्ति अभी आगे आपको पता चलेगा, भवानी शंकर त्रिवेदी। भवानी शंकर जो त्रिवेदी हैं वो लिखे हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो है भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की एक श्रृंखला की कड़ी है। यानी भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है, किसका भाषण है, तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर का। प्रथम भाषण का यह विकल्प अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। यानी जो मैक्स मुलर जो भाषण दिए हैं वो दिए होंगे इंग्लिश में, ठीक है, और उसको हिंदी में अनुवाद किसने कराया, तो आपको याद रखना है भवानी शंकर त्रिवेदी ने, ये आपको याद रखना है। भाषण में मैक्स मुलर ने भारतीय प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवांगुत अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीख सकती है और ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे भी इस विलक्षण देश और उनकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि यहाँ पे स्वदेशाभिमान के यहाँ पे विलोपन के इस दौर में भाषण की विभिन्न यहाँ पे सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महानता प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। यानी इसका देखिए लिखा गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो भारत देश है ना, इससे बहुत सारे जो देश हैं वो कुछ ना कुछ सीखते आए हैं। भारत उन देशों को सिखाते रहा है कैसे आपको जीना चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, अपने से छोटों से कैसे बात करना चाहिए। तो भारत जो है वो पूरे विश्व को कुछ ना कुछ सिखाते आया है। और जो आप लोग नया अंग्रेज युवा अधिकारी बने हैं, आप लोग भी इस भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आप लोग जरूर सीखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे। महान चिंतक एवं साहित्यकार
मैक्स मूलर के द्वारा लिखित है। यानी जो ये भारत से हम क्या सीखे पाठ है किसके द्वारा लिखित है, तो मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है ये एक भाषण है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। और इस चैप्टर में भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है इसमें लेखक क्या किए हैं, तो इसमें भारत की विशेषता को दिखाएं। विशेषता का मतलब भारत कितना अच्छा देश है, यहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब इसमें इसका बड़ाई की है। ठीक है, लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्स मूलर की भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, बहुत ही अच्छा देश है। यहाँ पे सारा चीज सुंदरता से लेके खनिज से लेके कृषि से लेके सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यानी विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जितना सुंदर अपना देश भारत है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो आपको याद रखना अपना देश भारत। जो अपना देश भारत है ये सर्वाधिक संपदा यानी बहुत सारी खनिजें हैं और प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर दृश्य वाला जगह है जो भारत में। भूतल पे स्वर्ग यहीं देखने को मिलता है, यानी जमीन पे अगर आपको कहीं भी स्वर्ग देखना है, मैक्स मूलर बोलते हैं अगर आपको जमीन पे कहीं भी स्वर्ग देखना है तो आप आ जाइए भारत। भारत में क्या है, स्वर्ग है। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। अब प्लेटो और कांट ये दो आदमी थे, ये दार्शनिक थे। दार्शनिक यानी जो देशों में और देशों में घूमते हैं और उसकी विशेषता को लिखते हैं। दार्शनिक का मतलब क्या हुआ, एक दो लोग आए और इस देश को घूमे फिरे, 1 महीना 2 महीना रहे, यहाँ के लोगों को जाना, अच्छे अच्छे दृश्य हैं, क्या है यहाँ पे अच्छा क्या है खराब, उसको क्या करते हैं अपने किताब में लिखते हैं। तो प्लेटो और कांट क्या थे, बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्लेटो और कांट क्या थे, दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट कहां के थे, तो आपको याद नहीं, ये यूनान के थे। और ये भी क्या किए, भारत की मतलब बड़ाई ही किए हैं, वही यहां पे लिखा गया है। यूनानी रोमन यहाँ पे सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा यहाँ पे अवगाहन करते रहने वाले यूरोपीय की विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में भी मिलता है। यानी जो भारतीय साहित्य है यहाँ पे सारा चीज का आपको ज्ञान मिलेगा। लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गांव में संभव है। अब मैक्स मूलर बोलते हैं कि अगर आपको सच्चा भारत देखना है, अगर आपको ओरिजिनल वाला भारत देखना है तो आपको कहां देखने को मिलेगा, तो सच्चा भारत अगर आपको देखना है तो आपको गांव में देखने को मिलेगा। आप गांव में जाइए, शहर में आपको अच्छा मतलब भारतीयता उतना नहीं दिखाई देगा जितना आपको ओरिजिनल गांव में दिखाई देगा। तो लेखक के अनुसार यानी मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहां पे हो सकता है, गांव में हो सकता है, न कि कोलकाता मुंबई जैसे शहरों में। अब यहां पे मैक्स मूलर बोल रहे हैं अगर आपको सच्चा भारत देखना है तो आप जो यहाँ पे जो भारत देश है ना, कलकत्ता मुंबई ना जाइए, वहां पे आपको सच्चा भारत नहीं दिखाई देगा। अगर आपको सच्चा भारत देखना है तो आप लोग गांव में चले जाइए, वहां पे आपको दिखाई देगा। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है, तपस्वी का साधन भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि रही है। यहाँ पे मैक्स मूलर बोलते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक सुषमा है, यहाँ पे खनिज भंडार है, यानी यहाँ पे बहुत सारा खनिज भंडार है, सुंदर सुंदर देखने योग्य दृश्य मतलब दृश्य है। यहाँ पे कृषि की महत्ता है, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है और यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होता था। यह तपस्वी का साधन भूमि है, यहाँ पे बहुत सारे साधु संत होते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों का जन्म भूमि है, बहुत लोगों का यही कर्म भूमि है। तो ये आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको याद रखना है। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, कोरियन, यूनानी, रोम और मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर यह प्रचुर मात्रा में मिले। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो भारत है ना, ये बहुत ही मतलब पहले भारत और देश था ना, तो मतलब किसी को मार दीजिए, किसी देश पे आक्रमण कर दीजिए, लेकिन भारत जो देश है ये शुरू से ही बाबू क्या है, एकदम नॉर्मल मतलब होता है ना, कोई लड़का ऐसा होता है जो लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता है, तो भारत ऐसे ही था, ये लड़ाई झगड़ा में उतना विश्वास नहीं करता था। इसी कारण जो विदेशी लोग थे वो आते थे, भारत पे आक्रमण करते थे, यहाँ पे राज करते थे और लूट के ले जाते थे। क्योंकि पहले भारत जो था वो सोने की चिड़िया था और यहाँ के जो लोग थे एकदम सीधे साधे भोले भाले थे, तो कोई भी आता था जीत लेता था, हरा देता था, प्लस यहाँ पे राज करता था और चला जाता था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में अनेक जो विदेशी सिक्के का विपुल भंडार है, क्योंकि ईरानी लोग भी आके यहाँ पे राज किए, कोरियन भी किए, यूनानी भी किए, रोम भी किए, और यहाँ पे मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यानी यहाँ पे सभी विदेशी जो लोग हैं वो आए, भारत पे आक्रमण किए और अपना सिक्का चलाए। यानी मान लीजिए कि यूनान का राजा कोई आया ईरान का, तो ईरानी सिक्का चलाया, ठीक है।
उनका भी सिक्का यहाँ पे मिल जाएगा। कोरियन कोई आया, फिर वो हरा दिया, फिर उसका वो अपना सिक्का चलाया। यूनान के लोग आए, फिर वो लोग अपना सिक्का चलाए, यानी फिर मुस्लिम लोग आए, मुस्लिम शासक, वो भी क्या किए, अपना सिक्का चलाए। तो मैक्स मुलर के कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सारा देश का सिक्का मिल जाएगा, क्योंकि जो सारे देश के लोग हैं ना वो भारत पे राज किए हैं। विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भारत से ही भारत में ही है। विधि शास्त्र हो, आपका धर्म शास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, यानी आपको कुछ भी यहाँ पे धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, आपको यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है, राजनीति के बारे में जानना है, सारा चीज कहां से उत्पन्न हुआ है, धर्म भी भारत से उत्पन्न हुआ है, विज्ञान भी भारत से ही उत्पन्न हुआ है, राजनीति जो है ये भी भारत से ही उत्पन्न हुआ है। तो सारा चीज की जो जड़ें हैं ना वो भारत में ही है। संस्कृत का संबंध लैटिन भाषा से भी है, संस्कृत का जो संबंध है वो लैटिन भाषा से। और आपको याद रहे जो संस्कृत है ना ये विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थली की हैं। हिंदू, ग्रीक आदि जनजातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीच छिपे हुए हैं। भारत विधि, योग, धर्म शास्त्र का उद्गम स्थल है। पूरा विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से अवलोकित किया। इस प्रकार भारतीय स्थल संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा, साहित्य और विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत भ्रमण करना आवश्यक है। यहां पे बोल रहे हैं जो मैक्स मुलर है वो बोल रहे हैं कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक ये तीनों जो भाषा है ना इसका उद्गम ये कहां से शुरू हुआ है, तो ये भारत से ही शुरू हुआ है। और जो भगवान बुद्ध हैं वो, और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ की जो जनजाति है ना, यहाँ के लोग हैं, इन लोगों में एकता। आप लोग देखते हैं ना समाज में कितना भी लड़ाई हो जाए दो धर्मों के बीच में, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो डीएनए है ना इसमें पुराने से ही है कि सारा जो धर्म जाति के लोग हैं ना वो एक साथ रहते हैं। कितना भी कोई अलग कर ले लेकिन एक साथ ही रहते हैं। तो ये अभी भी छुपा हुआ है भारत में, ठीक है। अगर कोई भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से अवलोकित किया। जो बुद्ध थे ना वो भी भारतीय थे, यानी बल्ले भारत, नेपाल ये सारा एक ही में था। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारा एक ही में था। तो पहले भारत में ही थे, ठीक है ना। जो भगवान बुद्ध थे उनका ये जन्म स्थल है भारत। इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, और ये पूरा अपना जीवन भारत में ही बिताए थे। और उन्होंने बौद्ध धर्म का शुरुआत किया और बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैलाए, ठीक है ना। तो यहां पे वही लिखा गया है कि धर्म दर्शन का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने यानी भगवान बुद्ध ने अपने विचारों से अवलोकित किया। इस प्रकार भारतीय जो सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य की विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत भ्रमण आवश्यक, यानी भारत घूमना जरूरी है। अगर आप भारतीय सभ्यता आपको अच्छा लगता है, यहाँ की संस्कृति अच्छा लगता है, अगर आपको ज्ञान विज्ञान देखना है, अच्छा अच्छा जगह देखना है, प्राकृतिक चीज देखना है, तो यहाँ पे मैक्स मुलर बोल रहे हैं एक बार आप भारत जाइए, वहां से घूम के आइए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है वारेन हेस्टिंगस जब भारत का गवर्नर जनरल था। ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि वारेन हेस्टिंगस ये अंग्रेज, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो ये अंग्रेजी क्या था, अंग्रेज गवर्नर था और भारत का गवर्नर था। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस कौन था, भारत का गवर्नर जनरल। या बोर्ड एग्जाम में आएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंगस जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे बनारस के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। पहले क्या होता था ना कि जो लोग होते थे वो लुटेरों से, डाकुओं से बचने के लिए क्या करते थे, घड़ा ले लेते थे, ठीक है। और उसमें जो भी सोने का सिक्का था उन लोगों का जीवन भर का कमाई था, उसको घड़े में रख के, अब पहले जमीन जो होता था ना, मतलब घर का जो फर्श होता था वो मिट्टी का होता था, खोद के और उसी में क्या करते थे, डाल के ऊपर से माटी तोप के और लिप देते थे, यानी पता भी नहीं चलेगा चोर को कि कहां मतलब सोना है कहां क्या है। तो ऐसे ही पहले जमाने में क्या हुआ होगा कि घड़ा में 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मतलब कोई मिट्टी में खोद के वहां पे क्या किया था, तोप दिया था। क्या हुआ कि बनारस के पास जब रेल की पटरी बिछाया जा रहा था, रेल चलाने के लिए उसका पटरी बिछाने के लिए खुदाई किया जा रहा था, तो बनारस के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। किसे, तो वारेन हेस्टिंगस, आपको याद है जो वारेन हेस्टिंगस था भारत का गवर्नर जनरल, इसको बनारस के पास, कहां, बनारस के पास, ठीक है ना, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले। वारेन हेस्टिंगस अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया। अब जो वारेन हेस्टिंगस था इसको पता लगाना चाहिए था, ठीक है ना, उस समय का गवर्नर जनरल था, इसको देखना चाहिए कि ये सिक्का कितना पुराना है, क्योंकि जो सोने का 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे वो कितना पुराना है।
इसको बचा के रखना चाहिए। अभी जो होता है हम लोगों का, मतलब मान लीजिए डायनासोर का मान लीजिए कंकाल मिलता है तो उसको ले जाके म्यूजियम में रख देते हैं। पुराना से पुराना जो पत्थर होता है उसे म्यूजियम में रख देते हैं ताकि जो हमारे आने वाले भविष्य है उसे देख सके कि पुराने जमाने के लोग क्या क्या यूज करते थे, ठीक है ना, कैसे मतलब डायनासोर कैसा दिखता था, ये सब। अभी तो डायनासोर नहीं है लेकिन उसका कंकाल मिलता है और म्यूजियम में रखा जाता है। लेकिन जो यहाँ पे वारेन हेस्टिंगस थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही पूरे भारत पे राज करता था। उसको क्या किए, भिजवा दिए कि मेरे मालिक देखेंगे तो मुझ पे खुश होंगे और इससे भी बड़ा पोस्ट मुझे मिलेगा। तो वो क्या किए, जो वारेन हेस्टिंगस है अपने ईस्ट इंडिया मालिक को क्या किए, ये जो 172 दारिस नामक सोने थे वो भिजवा दिए। कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गला डाला। अब जो अगर मान लीजिए आज गांव में मिलता है पुराने जमाने का सोने का सिक्का, पुलिस आएगा और उसको ले जाके म्यूजियम में रख देगा, ठीक है, ताकि लोग देख सके, उसका पता लगाएगा कब का सिक्का और उसे रख देगा म्यूजियम में, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो हमारे वंशज है, जो आगे आने वाले हैं, वो लोग क्या कर सके, देख सकें। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन मालिक हैं, यानी जो ऊपर के जो अधिकारी थे, वो इसका महत्व नहीं समझे। वो बोले कि सोने का सिक्का है, इसको गला डालते हैं और दूसरा चीज बना देंगे। उन्होंने क्या किया, इन पुराने सिक्कों का महत्व नहीं जाना और उन्होंने गला दिया। जब वारेन हेस्टिंगस इंग्लैंड लौटा तो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब वारेन हेस्टिंगस सोचा कि इसको भिजवा देंगे अपने देश में म्यूजियम में रखा जाएगा, ठीक है ना, और मेरे मालिक बहुत ही खुश होंगे मुझ पे, ठीक है। तो इंग्लैंड में पहुंचूंगा तो वहां पे बहुत बड़ा अधिकारी वहां का बन जाऊंगा, अभी तो भारत में हूं। लेकिन जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो मुद्राएं जो है नष्ट हो गई थी, उसको गला दिया गया था। मान लीजिए सोना का पुराना सिक्का है तो उसको संभाल के रखेगा, अगर उसे गला दीजिएगा, ठीक है ना, दूसरा चीज बना दीजिएगा, फिर वो नष्ट हो गया, उसका कोई भी महत्व नहीं रह गया। तो क्या किया, जो लोग थे वहां का गला दिया। वारेन हेस्टिंगस को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। जो वारेन हेस्टिंगस था, इस घटना से बहुत ही ज्यादा वो दुखी हो गया कि काश मैं ऐसा नहीं करता, उस सोने के सिक्के को बचा के रखता और इसे गलाने नहीं देता, तो बहुत ही पुराने सिक्के थे वो बच पाता। यानी जो सभ्यता संस्कृति थी पुराने जमाने की, उसकी निशानी एक रहती, लेकिन वो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। तो इस बात पे इन्हें अफसोस हुआ। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके कलकत्ता 1783 ईस्वी में पहुंचे और उन्होंने इतिहास और साहित्य के क्षेत्रों में पढ़कर एक शानदार कार्य किया। फिर एक आते हैं सर विलियम जोन्स, बोर्ड एग्जाम में आता है। सर विलियम जोन्स किस यात्रा करके, कौन सा यात्रा करके कोलकाता पहुंचे, तो समुद्री यात्रा करके कोलकाता पहुंचे। यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि सर विलियम जोन्स जो थे ये कब कोलकाता पहुंचे समुद्री यात्रा करके, तो आपको याद है 1783 में ये कोलकाता पहुंचे और इन्होंने भी संस्कृत यहाँ की इतिहास और साहित्य में एक बहुत ही शानदार कार्य किया। अब यहां से बोर्ड एग्जाम में आता है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था, भारत का गवर्नर जनरल। कहां पे दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, बनारस के पास। कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का क्या था बाबू, तो प्राचीन यानी पुराना एक सोने का सिक्का था 172, ठीक है। और जो सोने का सिक्का है इसे वारेन हेस्टिंगस ने कहां भिजवा दिया, तो मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में, और उन्होंने क्या किया, सोने को गला दिया। यहां पे सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके कोलकाता या भारत कब पहुंचे, तो ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है 1783 ईस्वी में, और ये चैप्टर हो जाता है पूरा खत्म। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगला क्लास में होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।